अब हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, धारा लूप पर वॉल्यूम का आघूर्ण और चल कुंडली धारामापी। इसमें हम लोग जो इसे चल कुंडली धारामापी या धारा लूप पर वॉल्यूम का आघूर्ण जो है, इस पर आने वाले जो भी क्वेश्चन है वो हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें से हम लोग बहुविकल्पी से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्ताकार लूप का पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है। चलिए ठीक है, देखते हैं। कह रहा वृत्ताकार लूप, इस तरह से हम एक वृत्ताकार लूप ले लेते हैं, उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल ए कह रहा, ए ले लेते हैं। अब कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी तल के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो बी है वो तल के क्या है, लंबवत है। ठीक, अच्छा। उसके बाद कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, देखिए ये क्या होगा, जो वृत्ताकार कुंडली होगी इसका एक अक्ष होगा, है ना, और अक्ष अगर बात करें इसका एक अक्ष होगा। और हम हमेशा क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो अक्ष है टाउ बराबर एन आई, सूत्र होता है टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक, हम लोग फार्मूला जानते हैं टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अक्ष के साथ इसका कोण कितना कर रहा, 90 अंश। अब जो कुंडली हम लोग घुमाएंगे तो कितने अंश का कोण बना रहा, 90 अंश का कोण बता रहा। और मान ली फेरोक संख्या 1 है तो साइन 90 अंश का मान 1 ले लेंगे तो टाउ बराबर मिलेगा आई ए बी। तो आई ए बी या बी आई ए का है, बात एक ही है, तो इसका आंसर हम लोग ए टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा 25 ओम प्रतिरोध का एक धारामापी 10 मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप देता। 25 ओम प्रतिरोध का एक धारामापी का प्रतिरोध मान लेते हैं जी है, और इसकी बात कर रहा 25 ओम। ठीक, और इसके बाद कह रहा है कि 10 मिली एम्पियर की धारा, 10 मिली एम्पियर का मतलब ये है, मान लेते हैं आई की वैल्यू हम लोगों को कह रहा है 10 मिली एम्पियर, ठीक, की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। ठीक है, पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। तो 100 वोल्ट के परास के लिए 10 मिली एम्पियर, तो 100 वोल्ट का परास, इसका मतलब जो वोल्टमीटर बनेगा वो कितने का बनेगा, 100 वोल्ट के परास का बनेगा। हम लोग जानते हैं कि गैल्वानोमीटर को हम लोग किसमें, जब हम वोल्टमीटर में बदलते हैं तो उसके साथ में एक उच्च प्रतिरोधी तार मान लेते हैं, इसका प्रतिरोध आर है, तो ये जो है ये पूरी की पूरी संरचना मान लेते हैं कितना, क्या बन जाता है, 1 वोल्ट मीटर बन जाता है। यहाँ पर धारा मान लेते हैं, जाने वाली धारा क्या थी, आईजी थी। तो हम टोटल विभव की बात करेंगे, जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक होगा वो प्रवाहित धारा गुणे तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे जी प्लस आर। ठीक, तो ये एक समीकरण हो गया। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के लिए देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग यूज करेंगे वही इस फार्मूले का यूज करेंगे। 100 वोल्ट का चाहिए और इस पर आईजी भाग देगा तो 10 गुणे 10 घाते -3 कर सकते हैं, इक्वल टू जी प्लस आर, है ना। जी की वैल्यू हम लोग पता 25 ओम है और आर की वैल्यू हम लोगों को पता करना है। तो 25 ओम और आर का वैल्यू पता करना, आर की वैल्यू पता करने, यहाँ अगर हम लोग भाग देंगे तो 10 के घाते कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल टू 25 प्लस आर कर सकते हैं। ठीक, तो R की वैल्यू हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 10 घाते 4 का मतलब एक के आगे 4 शून्य, और इसमें से 25 घटा देंगे तो आगे वैल्यू मिलेगा 9975 ओम, है ना। अर्थात 9975 ओम का हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं अगला। कह रहा है कि एक चंड कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता का व्यंजक लिखिए। जो चंड कुंडली धारामापी होती है उसकी धारा सुग्राहिता का व्यंजक लिखना है। तो ये होता है धारा सुग्राहिता, मान लेते हैं आई एस की बात करें तो ये चंड कुंडली धारामापी के लिए होता है एन ए बी बाई आई, एन ए बी बाई सी भी कह सकते हैं। आई की वैल्यू जो होता है एन ए बी बाई सी। एन फेरों की संख्या, ए जो है कुंडली का क्षेत्रफल होता है, और बी जो होता है वो लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र होता है, और सी जो है ऐठन का बल आघूर्ण कहलाता है, ऐठन का बल आघूर्ण, अर्थात मरोड़ जिसे कहते हैं, मरोड़ का बल आघूर्ण कहते हैं, सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़े थे E बराबर 9 × 10⁹ 2p बाई आर क्यू, है ना। तो वहां पर P क्या था, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। यहाँ चुंबकीय आघूर्ण E की जगह हम लोग वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र B से प्रदर्शित करेंगे E की जगह, और यहाँ पर जो नियतांक होता है μ0/4 पाई का उपयोग किया जाता है। 2p की जगह पर m का 2m बाई आर क्यू लेंगे, है ना। तो ये सूत्र हो जाता है अच्छी
बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखना हम लोगों को। तो परमाणु में जो परिक्रमण करने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण कैसे लिखें। मान लीजिए एक परमाणु है, वो r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गमन कर रहा है ना। तो r त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर मान लीजिए v वेग से अगर गमन कर रहा है, तो इसका जो आवेश होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रवाही धारा I बराबर होता है Q/T, है ना। तो Q/T, तो Q को लिख सकते हैं E, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी 2πr, और चाल जो होगा वो भी ऊपर चला जाएगा, I बराबर V/T हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, I की वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े m बराबर होता है IA, m की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये जो वैल्यू मिलती है IAB मिलता है, IA। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जो टाउ बराबर NIAB जो फार्मूला से हम लोग साइन थीटा से यहाँ पर आगे क्या यूज करते हैं, NIA जो होता है, इसी को NIAB में NIA जो होता है वो m प्रदर्शित करते हैं। तो m की वैल्यू यहाँ से अगर प्रेरक संख्या 1 हो तो IA लेंगे, है ना। और IA के अनुसार I की वैल्यू EV/2πr ले सकते हैं, है ना। और यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल πr², यहाँ से देखा जाए तो πr से ये कट जाएगा, r बचेगा, तो यहाँ फार्मूला मिल जाएगा EVr/2। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करते समय। तो कह रहा परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताइए। इसमें संकेत देखिए E, जहां हम लोग लिखेंगे, जहां E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख सकते हैं, V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इलेक्ट्रॉन की चाल लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की चाल लिख सकते हैं V को, और R जो है वो वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या ये लेंगे, R को वृत्तीय पथ की त्रिज्या लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कार्य चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। देखिए जर्सली हम लोग जाते हैं, टाउ बराबर होता है mb sin थीटा, है ना, टाउ बराबर mb sin थीटा, इसका मात्रक भी लिखना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। तो टाउ बराबर जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग यहाँ से अगर डिफाइन करें तो ये मिलता है m = τ/b sin थीटा, है ना। अगर हम लोग थीटा = 90 डिग्री ले लें और b को 1 टेस्ला ले लें, है ना, या 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी ले सकते हैं, तो m टेंड कर जाएगा किसको, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, उस विक्षेपण बल युग्म का आघूर्ण है। कब, जब हम लोग क्या करें, किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखें, है ना, तो उस पर जो बल युग्म का आघूर्ण काम करता है उसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बात आता है इसका मात्रक लिखिए। तो दरअसली m बराबर हम लोग जानते हैं NIA या IA, तो यहां से मात्रक मिल जाता है इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर का मात्रक मिलता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कार्य चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा लिखना। चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये परिभाषा फिर लिखेंगे। आगे दिख रहा कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक की प्राप्त कीजिए। अच्छा, देखिए होता क्या है कि चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय द्विध्रुव को उसकी साम्यावस्था में लाने के लिए कुछ कार्य करता है, और यही किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसका मतलब जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा द्विध्रुव को
साम्य अवस्था में लाने में किया गया कार्य, या ऐसे कह सकते द्विध्रुव को विस्थापित करने में किया गया कार्य, करने में किया गया कार्य, ऐसा कर सकते हैं। अगर बात करें तो किया गया कार्य जो होता है, कार्य बराबर होता है, हम लोग मान लेते हैं कि जब विस्थापित होगा तो कोणीय विस्थापन होगा, है ना। तो कार्य बराबर होता है कि हम लोग लिख सकते हैं कार्य किया गया कार्य, यहाँ लेते हैं। तो कार्य जो होगा हम लोग मान लेते हैं छोटे कार्य को हम लोग θ1 से θ2 तक विस्थापित करते हैं और उसी को विस्थापित छोटे छोटे विस्थापनों के बाद एक बड़ा कार्य प्राप्त करते हैं, वही स्थितिज ऊर्जा U के रूप में क्या होगा, संचित हो जाएगा। तो θ1 dW जो है क्या होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो कार्य बराबर अगर बल गुणे विस्थापन है तो इसको लिख सकते हैं θ1 to θ2। बल जो यहाँ पर है वो बलाघूर्ण का काम करेगा और विस्थापन कोणीय विस्थापन होगा, जिसे d थीटा लेंगे। टाउ बराबर हम लोग क्या जानते हैं, टाउ बराबर जानते हैं mb sin थीटा, है ना, mb sin थीटा और d थीटा u। तो mb यहाँ पर कांस्टेंट होता है तो वो बाहर आ जाएगा, तो mb बाहर हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं mb sin थीटा d थीटा, है ना, sin थीटा d थीटा, θ1 से θ2 तक, mb sin θ1 से θ2 तक sin थीटा d थीटा। ठीक, तो u की वैल्यू मिल गई। अब बात करते हैं जो mb है sin mb θ1 टू θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट करना, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो mb तो बाहर ही है और इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा, है ना, माइनस कॉस थीटा, और इसका लिमिट रखना θ1 से θ2 तक। तो पहले हम लोग अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो mb अपर लिमिट जो है θ2 है तो mb माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस माइनस से प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा u बराबर mb कॉस θ1 माइनस कॉस थीटा। ये फार्मूला हो जाएगा किसका, पूछा क्या गया था, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो गया u बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा n लंबाई के एक तार को n फेरों को वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़कर एक चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाते हैं। यदि कुंडली की धारा प्रवाहित की जाए तब कुंडली पर कार्य करना अधिकतम बलाघूर्ण का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग बलाघूर्ण का सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे। पहली बात तो ये कह रहा n लंबाई के तार में n फेरों को वृत्तीय कुंडली, या तो वृत्तीय कुंडली ले लेते हैं या तो ऐसा सोचते हैं कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, एक आयताकार कुंडली लेते हैं, बाद में इसको वृत्तीय कुंडली समझ लेंगे। देखिए ऐसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं, सबसे पहला काम। ठीक, अब यहां से क्या कर रहा है, इसको मान लिया जाए हम लोग क्या करें, ये जो है इस कुंडली को ले जा करके चुंबकीय क्षेत्र के भीतर डाल देते हैं। मान लिया जाए ये कुंडली PQRS कुंडली है, इसको क्षेत्र के भीतर डाल देते हैं। अगर इसमें कोई धारा मान लीजिए I एम्पियर की धारा बह रही है तो इस तरह से घूमते हुए इस तरह से आएगी। जब धारा बहेगी तो फ्रेमिंग की क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे चित्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र B लगाया गया जिसके भीतर एक आयताकार कुंडली PQRS रखा गया। यदि कुंडली में बहने वाली धारा I है तो कुंडली की भुजाओं पर फ्रेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या काम करेगा, बल, चुंबकीय बल कार्य करेगा। मान लेते हैं कि यहां से ये इसका अक्ष है, ठीक, तो यहाँ पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल क्या होगा, तो चुंबकीय बल अगर देखें तो देखिए दरअसल यहाँ पर चुंबकीय बल, देखिए यहाँ बात करें धारा ऊपर है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये, तो यहाँ पर जो है ये जो है जो चुंबकीय बल है मान लेते हैं F1, ठीक। अब यहाँ भुजा पर देखिए धारा इधर है, ठीक, बाहर आ रहा चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर फोर्स क्या है ऊपर की ओर F2, पुनः यहाँ धारा नीचे जा रहा चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर फोर्स F3 मान ले, पुनः ये धारा मुड़ गया तो यहाँ पर जो फोर्स है चुंबकीय क्षेत्र और ये धारा अगर मोड़ दी, ऐसे देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र और ये धारा तो चुंबकीय बल, ठीक ना। अगर ये मान लेते हैं धारा अंदर की ओर जा रही है, ठीक, ये देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र रखें और इसको धारा लें तो चुंबकीय बल का डायरेक्शन नीचे की ओर, मान लेते हैं F4। लेकिन होता क्या है, ये जो वैल्यू है IBL के अनुसार ये IBL होगा और ये जो वैल्यू ये IBL होगा, है ना, ये IBL होगा, लेकिन ये होगा IBB। बी जो है इस जो लेंथ है इसकी, मान लेते हैं इसकी लंबाई L है, ये लंबाई L है और ये चौड़ाई B है, तो ये IBB होगा और ये भी IBB होगा। हम लोगों को दिखाई क्या करें, एक बल अंदर और एक बल बाहर, इन दोनों भुजाओं पर, है ना, लेकिन इन दोनों भुजाओं पर दोनों बल क्या है, परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत है। तो हम लोग लिखेंगे F2 तथा F4 परस्पर परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत है, अतः इनके कारण कोई प्रभाव नहीं होगा। अब पुनः F1 और F3 के कारण परस्पर F1 व F3 परस्पर परिमाण में समान किंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। तो किस दिशा में विपरीत है, तो इनके नाते जो है, अगर ये दिशा में विपरीत है तो इनके नाते जो बल कार्य करेगा वो कितना बल कार्य करेगा, अगर देखा जाए तो IBL और IBL काम कर रहा है तो ये बल युग्म हो गया, तो बलों के युग्म से ये क्या होगा, विस्थापित होगा। कार्य करने वाला बल युग्म का परिमाण क्या है, IBL। अब देखते हैं, अब इस IBL के कारण बल युग्म जो कार्य करने वाला बल युग्म IBL ले लें, तो अब देखते हैं ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में कहां पर, इस तरह से मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो बल युग्म है। अब मान लेते हैं कि हमें निकालना बल आघूर्ण काम करेगा, बल आघूर्ण का अगर जो काम कर रहा, मान लेते हैं इसको अक्ष से हम लोग थीटा कोण क्या करते हैं, विस्थापित कर दें, इसके अक्ष को थीटा कोण क्या करते हैं, विस्थापित कर दें। तो थीटा कोण जो ही विस्थापित करेंगे इसके अक्ष को, कुंडली ऐसे, कुंडली के अक्ष को, तो कुंडली का जो एक सिरा मान लेते हैं इस तरह से, एक सिरे को हम लोग अक्ष को हमने क्या किया, ऐसे विस्थापित कर दिया। तो कुंडली का यहाँ पर दो बिंदु लेते हैं, दो बिंदु का मतलब मान लीजिए मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, तो एक सिरे पर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पर इस सिरे पर दोनों जगह, तो आप देख पाएंगे यहाँ से अगर यहाँ बात करेंगे यहाँ पर ना, या ऐसे देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो धारा क्या होगी, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो धारा ऊपर की ओर आ रही होगी, है ना, या ऐसे देखें तो यहाँ धारा ऊपर की ओर आ रही है, ठीक ना, इस प्लेट को ऐसे देखें तो धारा ऊपर की ओर आ रही है इस बिंदु पर, तो यहाँ पर हम लोग डाट ले सकते हैं, है ना, और यहाँ ले लें क्रॉस, ठीक, यहाँ मान लेते हैं फिर धारा अंदर की ओर जाएगी, अगर इसे प्लेट को घुमा देंगे तो एक जगह से धारा क्या होगी, बाहर आ रही होगी, तो एक जगह से क्या होगी, अंदर जा रही होगी, तो डाट और क्रॉस। अब देखिए इससे क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा, ठीक है, सॉरी एक चीज, इस चुंबकीय क्षेत्र को अगर यहाँ तो यहाँ सॉरी यहाँ क्रॉस लेते हैं, यहाँ डॉट लेते हैं, क्योंकि यहाँ से धारा ऊपर आ रही है और यहाँ से अंदर जा रही है, तो ये देखिए क्रॉस है, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर, ठीक, तो अंदर की ओर ये हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और यहाँ पर अगर इन दोनों की बात करें, इसके अक्ष को मैंने थीटा कोण घुमा दिया है, अक्ष को थीटा कोण जब मैंने घुमा दिया है तो किस सिरे से घुमाया, ध्यान समझिए, ये चौड़ाई का सिरा है, ये किसका सिरा है, चौड़ाई का सिरा है, ठीक है, तो चौड़ाई का सिरा यहाँ पर B है, ठीक, चौड़ाई के सिरे को हमने क्या लिया, B है। अब इसी चौड़ाई की सिरे की बात कर रहे हैं इन दोनों बिंदुओं पर, चौड़ाई की सिरे की अगर हम लोग बात करें तो एक जगह डॉट और एक जगह क्या है, क्रॉस है। तो आप देख पा रहे हैं अगर यहाँ पर अंदर की ओर जा रहा है और ऊपर की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर जो फोर्स है, यहाँ देखिएगा, अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो यहाँ इस तरह से फोर्स है, ठीक, और उसी तरह से, अच्छा एक चीज और देखते हैं, फोर्स के साथ साथ एक फोर्स हो गया डॉट, क्रॉस ले लें तो नीचे की ओर और यहाँ ले लेते हैं ऐसे ऐसे, ठीक ना, फोर्स, यही जो फोर्स हम लोग F3 IBL और IBL हम लोगों ने लिखा, ये दोनों परस्पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत है, तो IBL और IBL हो गया, ठीक। अब देखिए इन दोनों समांतर बलों के बीच की हमें दूरी चाहिए, तो दूरी के लिए हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे, और ये कोण अगर मान ली थीटा है तो ये भी कोण क्या होता है, थीटा होता है, ये गणितीय प्रमेय से होता है थीटा इक्वल टू, ठीक। तो अगर ये B है तो हाई टोटल डिस्टेंस हो जाता है यहाँ से इन दोनों बलों के बीच की दूरी, क्योंकि हम लोग जानते हैं लंब, इस त्रिभुज में ये लंब होगा थीटा के सामने एक भुजा, तो लंब इक्वल टू होता है कर्ण गुणे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा B साइन थीटा, है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे इस अवस्था में, इस अवस्था में बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे
बलों के बीच की दूरी, बलों के बीच दूरी है ना, बल क्या है आई बी एल है, बलों के बीच की दूरी जो है बी साइन थीटा है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर एल बी जो है वो क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका एरिया मान लेते हैं आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल ए है, तब यहां से ये हो जाएगा आई बी ए साइन थीटा टाउ का, है ना। यदि फेरों की संख्या n है तो टाउ बराबर हो जाता है एन आई, क्रम में लिख लें आई ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन कहा अधिकतम बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए, अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्स, टाउ मैक्स अगर देखा जाए तो साइन थीटा को मैक्सिमम मान लेना है और साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा एन आई ए बी या एन आई बी ए, टाउ मैक्स का मान हो जाएगा एन आई बी ए, यही प्रूव करने के लिए। तो जिस क्रम में मैंने कुछ बातें बताया उसको ध्यान समझेंगे और प्रूव अंत तक देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एक चल कुंडली धारामापी में 100 फेरे है ना, तो चंड कुंडली धारामापी में फेरों की संख्या क्या करा 100, प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया एक कह रहा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेमी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं मीटर के गुणे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं एरिया को, ठीक। और चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू दे रहा है 2 × 10⁻² टेस्ला, ठीक, 2 × 10⁻² टेस्ला। जब इसे 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 10 मिली एम्पियर, आई की वैल्यू कर रहा है 10 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को हम लोग चेंज कर लेंगे तो 10⁻² बचेगा, जैसे इसको लिखेंगे 10 × 10⁻³ लिखेंगे एम्पियर। चलिए अच्छा इतना ही रहने दे रहा है। अब फिर बात कर रहा है तो कुंडली में 30 अंश का थीटा इक्वल टू कर रहा 30 अंश का विशेष उत्पन्न हो, तो विक्षेप उत्पन्न हो, तो लटके तार के ऐठन वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। ऐठन वॉल्यूम टाउ की ही बात कर रहा, टाउ बराबर होता है एन आई ए बी साइन थीटा, है ना। तो एन आई ए बी साइन थीटा की बात करें तो एन फेरों की संख्या 100 का रहा, आई की वैल्यू कितना का रहा, आई की वैल्यू का रहा 10 × 10⁻³ है ना, और ए की वैल्यू अगर एरिया बात करें तो 2 × 10⁻⁴, और गुणे बी की बात करें तो बी को चुंबकीय क्षेत्र 2 × 10⁻², 2 × 10⁻² का रहा, और साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान साइन थीटा की जगह पर हम लोग क्या ले सकते हैं 30 अंश, ठीक है। साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, तो साइन 30 अंश से ये 2 कट जाए, ठीक। तो साइन 30 अंश से 2 कट गया तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ गुणे ये दोनों 10⁻³ गुणे 10⁻³ गुणे 2 × 10⁻⁴ 2 6 -6 लिख सकते हैं, हाइयो कट जाएगा तो आएगा 2 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर मात्रक होता है, ठीक है, टाउ का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लाएंगे, ठीक है। मैंने आपको एक बात बता दूं कि देखिए हमेशा क्या करना चाहिए, न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस अच्छा करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते हैं, और ध्यान न देने के कारण जब एग्जाम में आता है तो न्यूमेरिकल से डरते हैं और बचते हैं। लेकिन ये एक चीज परफेक्टली जान लीजिए कि न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जरा सा भी अपने सूत्र पर लगा के कैलकुलेशन पे थोड़ा सा दिमाग लगा दिया तो ये अच्छा नंबर दे करके जाता है। बहुत ज्यादा इसमें प्रयास या माथापच्ची नहीं करना होता और अच्छा नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देकर जाता है। थ्योरेटिकल से अच्छा नंबर न्यूमेरिकल देता है, तो न्यूमेरिकल पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धारामापी के साथ 4 ओम का शंट लगाने पर धारामापी में वैद्युत धारा 1/5 रह जाती, ठीक। यदि प्रबंध में 2 ओम का शंट और लगाएं तब धारामापी में वैद्युत धारा कितनी रह जाएगी। देखिए शंट क्या होता है, शंट को अधिक से अधिक धारा मापने के लिए हम लोग समांतर क्रम में शंट लगाते हैं जो कम प्रतिरोधी तार होता है, ठीक है। और जब शंट लगाते हैं तो उसको समांतर क्रम में लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या अभी हम बताऊंगा आपको देखिए, यहाँ हम लोग यूज करते हैं धारामापी के साथ 4 ओम का शंट, इसका मतलब शंट का प्रतिरोध कर रहा 4 ओम, ठीक है। लगाने पर धारामापी में वैद्युत धारा 1/5 रह जाती है। इसका मतलब जो IG है, जो गैल्वेनोमीटर धारामापी माप रहा है, वो धारा कितना माप रहा है, I का 1/5 माप रहा है, ठीक। तो एक चीज जानते हैं कि जो धारामापी के लिए अमीटर का जो समीकरण होता है वो IG = S/S + G × I होता है, ये समीकरण होता है, ठीक। तो यहां पर अगर देखें IG की वैल्यू I/5 ले लेंगे अगर,
और इक्वल टू यस की वैल्यू 4/4 प्लस जी ले लेंगे, ठीक है, इंटू आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस जी इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो जी इक्वल टू अगर 4 घटेगा तो 16 ओम हो जाएगा, जी का मान कितना हो जाएगा 16। अब करा इस प्रबंध में 2 ओम का शंट और लगा, तो मेरी बात समझिए, 2 ओम का जब शंट लगाएंगे तो इस समांतर क्रम हो जाएगा, है ना, तो समांतर क्रम में अगर शंट को फिर जोड़ेंगे तो 4 और 2 का जो परिणामी रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं यस डैश है, और हम लोग जानते हैं R1 R2 बटे R1 प्लस R2 होता है, ठीक, तो ये हो जाएगा 8/6, काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 तियां 6, तो एस डैश की वैल्यू हम लोग कितना मिल गया 4/3 मिल गया, एस डैश की वैल्यू कितनी मिल गई 4/3। अब कह रहा है इस अवस्था में कितना धारा मापेगा, तो आई जी इक्वल टू हम लोग फिर लिखेंगे एस अपान एस प्लस जी इंटू आई, ठीक, तो एस की वैल्यू कितनी दे रही है, एस की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, सॉरी एस डैश लेंगे क्योंकि अब ये है, तो 4/3 अपान 4/3 प्लस यहाँ देखिए 16 है, 16 ले लेंगे, 16 तियां 48 लेंगे, 48 4 52, तो 4/3 और 52/3, ठीक, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4/52, 4 को आई साथ में ले चलेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक, यहाँ कैसे काटेंगे देखिए, 3 से 3 को काट देंगे, 13 चौक को 52 काट देंगे, तो हम लोगों को आई जी की जो वैल्यू मिली कितना मिला 1/13 आई, अर्थात वैद्युत धारा कितनी रह जाएगी 1/13 रह जाएगी, है ना, जो पहली जो धारा थी वो धारा कितनी हो जाएगी 1/13 हो जाएगी। आगे देखते हैं, करा एक धारामापी में प्रति मिली एम्पियर धारा से 5 विभाजन ये क्वेश्चन है, 5 विभाजन का विक्षेप होता है और प्रति एम्पियर, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं 5 विभाजन की धारा, अगर 5 विभाजन तक वो विक्षेप करता है तो उसकी धारा जो है हम लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर है, ठीक है, धारामापी का प्रतिरोध 40 ओम है, ठीक है, जी की वैल्यू 40 ओम कह रहा है, ठीक, कह रहा यदि धारामापी 2 ओम का शंट लगाए तो एस की वैल्यू कह रहा है 2 ओम, तो धारामापी के पैमाने में 50 विभाजन हो जाता है, अब 50 विभाजन तक पहुंच जाता है, कौन धारामापी वाला, तो 50 विभाजन की धारा कितनी होगी, तो ये 10 गुना था, ये 10 गुना लेंगे तो 10 मिली एम्पियर हो जाएगा 50 विभाजन की धारा, ताकि वो अधिक, तो यह धारामापी अधिक से अधिक कितनी धारा नापेगा, तो ये धारामापी कितना आईजी की जो क्षमता होगी 10 मिली एम्पियर हो गई, तो ठीक है, पुनः हम लोग आईजी इक्वल टू समीकरण पढ़े थे यस अपान एस प्लस जी इंटू आई, ठीक, ये 10 मिली एम्पियर का रहा तो 10 गुणे 10 घाते -3 ले सकते हैं, एस की वैल्यू हम लोग कितना पता है 2, और यहाँ 4 प्लस 2 कर देंगे, ठीक, 2 प्लस 4 या 4 प्लस 2 इंटू आई की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 और 2 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई की वैल्यू 6, 2 4 2 6 होगा, 2 3 6, काटेंगे इसको अगर तो 3 बार में क्या होगा कट जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 30 गुणे 10 घाते -3 हो जाएगा एम्पियर, या इसी को कह सकते हैं आई इक्वल टू 30 मिली एम्पियर हो जाएगा, ये धारा कितनी हो जाएगी, धारा का मान हो जाएगा 30 मिली एम्पियर, ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं, करा एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है, संपूर्ण स्केल के विक्षेप के लिए धारा का मान करा 0.05 एम्पियर है, इसको धारामापी 5 एम्पियर की परास के मीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई की आवश्यकता होगा, ठीक है, देखते हैं, धारामापी का प्रतिरोध की बात करा तो हमें जी पता चल गया, ठीक है, जी की वैल्यू 50 ओम है, फिर पूर्ण स्केल के विक्षेप का मान, विक्षेप, इसका मतलब आईजी की वैल्यू दिया 0.05 एम्पियर दे रहा है, ठीक है, और इस धारामापी के 5 एम्पियर का परास, तो आई इक्वल टू कितना चाहिए 5 एम्पियर, कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, पहले इसका रेजिस्टेंस तो पता करें, इसका मतलब हमें एसेंट जो शंट लगा रहे हैं ये 5 एम्पियर की धारा पड़ सकता है, तो शंट की वैल्यू पूछना, शंट की का प्रतिरोध कितना होगा, तो वही फार्मूला पुनः आई जी इक्वल टू जी एस अपान जी प्लस एस, है ना, और इंटू आई, अब इस फार्मूले में रखें आई जी की वैल्यू 0.05 गुणा करा देते हैं, ऐसे गुणे लिख सकते हैं जी प्लस एस, जी की वैल्यू 50 अब प्लस एस इक्वल टू, यहाँ एस की वैल्यू कितना हो जाएगा, एस आई की वैल्यू 5 है तो 5s हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं 5s, ठीक, और ये कितना है, ये 0.05 से गुणा कराया गया इसमें, है ना,
0.05 से 0.05 ऐसे। अब देखिए ये जाके इसमें अगर डिवाइड करेगा यहाँ पर, तो 0.05 डिवाइड करेगा तो क्या होगा, 15 प्लस एस इक्वल टू 5/0.05 एस ले लें अगर, ठीक है, तो भाग देने पर ये हो जाएगा 100, है ना, 100 एस हो जाएगा इक्वल टू एस 15, है ना। तो 15 प्लस, तो एस की वैल्यू कितनी हुई, 99, एस बराबर 50 हो जाएगा। तो एस की वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 50/99। एस की वैल्यू हम लोगों को कितना मिल गया, 50/99 मिल गया। इसका मतलब धारा माप प्रतिरोध जो है 50/99 ओम का है। अब हम लोग जानते हैं कि R इक्वल टू रो एल बाई ए। आर की जगह पर जो स्पेसिफिक जो शंट है उसका प्रतिरोध एस है, तो एस की जगह हमें पता है 50/99। रो कह रहा है कि रो का मान कह रहा 5 × 10⁻⁷ है। लेंथ को पूछ रहा है, एरिया कह रहा है 2.97 है, गुणे 10⁻⁻2 है। चलिए देखते हैं। अब ये काट देंगे तो 0 0 काट, 50/99 है ना, तो 5 दाएं 50, 10 बार में कट जाएगा, 10 का गुणा करा दें यहाँ, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 29.7, समझते हैं बात को, 29.7/99 बराबर यहाँ हो जाएगा 10 के घाते कितना, -5 हो जाएगा इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। अब काट के देखते हैं हम लोग, 11 9 11, हाँ हो सकता है 99 से 3 बार में कट जाएगा, हाँ 3 बार में सीधे कट जाएगा, 0.3 बार, ठीक है। तो L इक्वल टू हो गया 0.3 में भाग देगा 10⁻⁻5, तो यहाँ से आ जाएगा 3 गुणे 10⁻⁻1 इसका, और 5 घात के ऊपर जाएगा प्लस में बदलेगा 10⁻⁴ मीटर का हो जाएगा, है ना। तो L की वैल्यू हो गया 3 × 10⁻⁴ मीटर, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 99 ओम प्रतिरोध के एक चल कुंडली धारा में मुख्य धारा 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये फार्मूला पुनः हम लोग यूज करेंगे, Ig इक्वल टू G/S/G प्लस S, इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे, है ना। कहा क्या है कि कुछ 99 ओम प्रतिरोध, S/99 ओम प्रतिरोध इसका है, और 10%, इसका मतलब I का 10%, 10 गुणे I का 10% चाहिए, तो 10% का मतलब 10/100 ले लेंगे, है ना, ये कट जाएगा, तो 10 का मल्टीप्लाई Ig की वैल्यू कितनी है, I इक्वल टू, सॉरी माफ कीजिएगा, I यहाँ रहने देते हैं, Ig की वैल्यू करा 10%, ठीक ना, तो 10% का मतलब I बटे इसको ले लेते हैं, I 10% भेजने के लिए धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के आवश्यक शंट के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो मुख्य धारा का, चलिए अच्छा यहाँ से लेते हैं, मुख्य धारा I ही मान लेते हैं, तो मुख्य धारा का 10% अगर हम लेंगे तो Ig बटे 10 हो जाएगा, है ना, Ig/10 Ig, ठीक। तो यहाँ से Ig की वैल्यू कह रहा है 10%, तो 10% लेंगे तो 10/100 हो जाएगा, S/99 प्लस S हो जाएगा इक्वल टू इंटू I से I काट दीजिए, ये हो जाएगा 10, ये शून्य कट जाएगा, तो 99 प्लस S इक्वल टू 10S हो जाएगा, और S घटेगा तो 9S इक्वल टू 99 हो जाएगा, तो S इक्वल टू आ जाएगा 11 ओम। S की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, 11 ओम। तो इस तरह से इस चैप्टर के हमने सारे क्वेश्चन आपको बता दी, और इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए। इसमें कुछ समीकरण है जो अगर आपको याद रहेंगे तो चैप्टर में चैप्टर आधारित क्वेश्चन जो आएंगे आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। धन्यवाद।